हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री गुरु प्रणव नारायण। और आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, जो हम लोग का अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। पिछले लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से जाने रॉल्ड्स लॉ कब, जब सॉल्यूशन का दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल हो तब। लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन भी किए थे, है ना। तो उसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पर हम लोग करें और तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। और ये क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ये चाहिए आपका। फिर इसी तरह से एक ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान देंगे। एक एक्सिस पे प्रेशर लिए हुए है और एक एक्सिस पे टेम्परेचर लिए हुए हैं, और ये तीन ठो कर्व दिए हुए हैं, है नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा कर्व प्योर लिक्विड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कर्व उन प्योर लिक्विड्स के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझेंगे? तीन कर्व है, इसमें से कौन कौन सा कर्व प्योर लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कर्व प्योर लिक्विड के सॉल्यूशन को, यानी कि मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताएं आप? नहीं, सोच लिए। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे लास्ट में, उसमें देखे थे कि ए का प्रेशर था 450 mmHg, बी का प्रेशर था 700 mmHg और सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर था वो कितना था, 600 mmHg। ए का था इतना, देख लिए। तो यहां से हम लोग क्या निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो जिस लिक्विड को मिला के बनाए हैं उसके इंटरमीडिएट होगा, है ना। जिन लिक्विड से मिलकर के कोई सॉल्यूशन बना है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस लिक्विड के वेपर प्रेशर का इंटरमीडिएट होगा। इसमें ये और ये कर्व और ये कर्व प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये कर्व जो है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिक्सचर के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी कट, ये चीज आपका। एक और बात याद रखेंगे कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है उसको हम लोग ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक मेथड से निकालते हैं। कौन सा मेथड से एक्सपेरिमेंट निकालते हैं? ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक मेथड, ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक मेथड, या इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन मेथड। ठीक है, तो इससे हम लोग निकालते हैं, है नहीं, ये चीज आपका। अब हम लोग अगले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जाने कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर दोनों का मान बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली 1 atm होता है, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है
जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो जाए, और इस बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कहेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर वो 1 एटीएम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ग्राफिकली हम लोग अगर डिनोट दिखाएं तो इस तरीका से, इस एक्सिस पे हम लोग वेपर प्रेशर लिए हैं और इस एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर लिए हैं। मान लिया जाए वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते यहाँ 1 एटीएम है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको ऐसे दिखा दिए। और अब ये वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो क्या देख रहे हैं कि इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो ये जो टेम्परेचर है वही कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के केस में ये जो टेम्परेचर है वो कितना होता है वाटर के लिए, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, या जिसको जनरली हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करता है। तो उसमें सबसे पहला बात हम लोग करें इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। बाहरी प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ा दें या घटा दें तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। तो ये देखिए प्रेशर 1 एटीएम है। अब इसी ग्राफ में अब अलग से बना रहे हैं, अब इस प्रेशर को मान लिया हम लोग बढ़ा देंगे, इस प्रेशर को हम लोग मान लेते हैं घटा देंगे। यहां प्रेशर ये 1 एटीएम से ज्यादा हो गया और यहां प्रेशर 1 एटीएम से क्या हो गया, कम गया। समझ रहे हैं कि नहीं? इस ग्राफ को जरा आगे खींचे, आगे खींचे तो ये बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का हो गया बढ़ा हुआ प्रेशर पे, और ये बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का हो गया घटा हुआ प्रेशर पे, है ना। यानी क्या, बॉइलिंग पॉइंट अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो, सॉरी, एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ा दीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप घटा दीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। समझे ही नहीं? ये चीज आपका माउंट एवरेस्ट पे जहां का प्रेशर लगभग 260 mmHg है, वहां पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 71 डिग्री सेल्सियस है, 71 डिग्री सेल्सियस है, नहीं नहीं। और वही अगर पानी को आप प्रेशर कुकर में बंद करके गर्म करें तब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रेशर कुकर में बाहर से प्रेशर बढ़ा दिए हैं हम लोग, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है, और इसी वजह से प्रेशर कुकर में भोजन जो है वो जल्दी पकता है ना। ये चीज आपका है। तो सीधा सीधा बात, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाइएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर घटाइएगा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर में संबंध सीधा होता है। एक बात नोट कर लेंगे कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है ना। और इसका क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज करता है, जैसे कि वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कितना है,
100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन है या 373.15 ले लीजिए, ज्यादा सही लेना चाहते हैं तब 15 केल्विन है या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस कंडीशन पे वाटर का जो नॉर्मल जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना। और इसको बदल दें, ये लगभग होगा 76 सेंटीमीटर Hg, ये बराबर होगा 760 mm Hg, ये बराबर होगा 1.01325 बार, ये बराबर होगा 1325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये बराबर होगा 1325 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बराबर होगा 760 टॉर्क। सही नहीं? तो कहीं पर आपको कन्वर्जन का जरूरत पड़ेगा तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो फिर से आपको रिपीट करें कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 ATM होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर इफेक्ट, आप कहें इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द लिक्विड या इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड या इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड, जो हेडिंग दें, है ना। तो वो देखें हम लोग, तो फिर से ये बनाए, ठीक है, फिर से बना रहे हैं। इस पर ले लिए वेपर प्रेशर, इस पर ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और ये अलग अलग लिक्विड लिए, मान लीजिए कोई लिक्विड 1 ले लिए, ये लिक्विड 2 ले लिए, ये लिक्विड 3 ले लिए, है, ये लिक्विड 1, लिक्विड 2 और ये लिक्विड 3 ले लिए। अब क्या हमसे पूछ रहा है क्या कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो क्या देख रहे हैं, लिक्विड 3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है और लिक्विड 2 का इन दोनों के बीच में है, ठीक है। ये चाहिए आपका, अगर इसको हम लोग कर दें T1 T2 और ये कर दिए T3, तो आप देखिए ना T3 सबसे बड़ा है और T1 आपका सबसे छोटा, ठीक है। ये चाहिए आपका। अगला बात क्या देख रहे हैं, लिक्विड 3 का बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा। क्यों सबसे ज्यादा? क्योंकि किसी दिए हुए टेम्परेचर पे, मान लीजिए इसी टेम्परेचर बात करें या इसी टेम्परेचर बात करें, तो लिक्विड 3 का वेपर प्रेशर है सबसे कम और लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर है सबसे ज्यादा। तो लिक्विड 3 का वेपर प्रेशर है सबसे कम और सबको फिनिशिंग लाइन पे पहुंचना है, और फिनिशिंग लाइन कितना है, 760 mm Hg। तो ये सबसे पीछे है, तो इसको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, है नहीं, इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा। यानी यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिसका वेपर प्रेशर होगा कम तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा, और जिसका वेपर प्रेशर पहले ही से होगा ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। यानी क्या, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में जो संबंध है वो क्या है, उल्टा। वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। कोई दिक्कत? और हम लोग ये भी पढ़े थे कि वेपर प्रेशर में
और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, वेपर प्रेशर में और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में संबंध उल्टा होता है। पीछे की वीडियो में देखे जाके, तो अगर इसके यहाँ पे 1/IMF लिख दें तो ये हो जाएगा ऊपर, है ना। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा IMFA के, यानी जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये था आपका दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर पे हम लोग चले। तीसरा फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपको पहले ही बताए, जो खुद वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट ना होता हो, वो है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो क्या होगा आपका, सही ने। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो ये फिर से उसी ग्राफ को बनाए, इस तरह वो ले लिए वेपर प्रेशर, इस तरह वो ले लिए टेम्परेचर। यहां पे प्रेशर मान लो 1 atm है, यहां पे मान लो 1 atm है, समझिए ने। ये चीज आपका है, ठीक है। अब क्या ये मान लो प्योर लिक्विड जो सॉल्वेंट का काम करेगा सॉल्यूशन में, तो अब ये प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर, और अब उसमें हम लोग उस प्योर लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। तो आप तो पढ़े हैं ना कि किसी प्योर लिक्विड में जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कीजिएगा तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो इसका वेपर प्रेशर प्योर जब था तो इतना था, अब उसी प्योर लिक्विड में जब हम लोग चीनी मिला दिए या ग्लूकोज मिला दिए या यूरिया मिला दिए तो उसका वेपर प्रेशर घट के इतना हो गया है। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में संबंध उल्टा होता है। क्योंकि वेपर प्रेशर आपका घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। देखिए जरा, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है प्योर लिक्विड का, और ये बॉइलिंग पॉइंट आपका हो गया किसका, सॉल्यूशन का। इस प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को ऐसे दिखा दिए TB और ऊपर 0 दे दिए, इसको पढ़ेंगे TB नॉट, TB 0, TB 0, जो पढ़ना है पढ़ो ना। और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे TB, है ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का, और ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड का। और आप देख रहे हैं टेम्परेचर वाले एक्सिस पे ये जो है इसके आगे है, इधर से जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी क्या आप देख पा रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का प्योर लिक्विड के तुलना में ज्यादा होता है। यानी शुद्ध पानी के तुलना में आपका पानी में अगर चीनी मिला दिए हैं या ग्लूकोज मिला दिए हैं या यूरिया मिला दिए हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। या शुद्ध पानी की तुलना में जो समुद्री पानी है, समुद्र का पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब भी हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी प्योर लिक्विड में तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? तो उसका एक कारण जाने हम लोग, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाता है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी बात को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के मदद से भी समझ सकते हैं। आइए समझते हैं, ठीक है? तो समझते हैं, उसके पहले थोड़ा और हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद
थर्मोडायनेमिक्स के मदद से भी हम लोग समझेंगे। चलिए देख लीजिए, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस, इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, ठीक है। और ये डेल्टा टीबी जो है ये बराबर होगा टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी बराबर होगा टीबी माइनस टीबी नॉट के, है ये चीज आता है। अब हम लोग आइए थर्मोडायनेमिक्स के मदद से समझें कि आखिर क्यों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है नहीं। तो समझिएगा जरा, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और इसका वेपर फेज जो है वो इक्विलिब्रियम की अवस्था में रहता है। लिक्विड और इसका वेपर फेज किसके अवस्था में रहता है? इक्विलिब्रियम के अवस्था में रहता है, सही नहीं? ये चीज आपका है। और अब आपको बताए थे कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, इसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। चलिए समझते हैं। तो यहां बॉइलिंग के दौरान क्या हो रहा है? वेपोराइजेशन हो रहा है, लिक्विड वेपर में बदल रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। और चूंकि वेपोराइजेशन हो रहा है तो अब चाहे तो इसको यहां वेपोराइजेशन लगा दें कि डेल्टा जी वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन और डेल्टा एस वेपोराइजेशन। अब क्या बोले कि बॉइलिंग पॉइंट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की अवस्था में है। और जब इक्विलिब्रियम की अवस्था में है तो कोई प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम की अवस्था में रहता है तो डेल्टा जी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये टर्म हो गया जीरो बराबर, इसको आप ये लिख सकते हैं, वेपोराइजेशन माइनस टी इंटू डेल्टा एस वेपोराइजेशन। तब आप क्या लिख सकते हैं? टी बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई डेल्टा एस वेपोराइजेशन, है ही नहीं? तो किसी के डेल्टा एच वेपोराइजेशन को डेल्टा एस वेपोराइजेशन से डिवाइड कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा, है ना। खैर वो एक अलग मुद्दा है। अब यहां पे समझिए, यहां पे हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किसी प्योर लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जा रहा है, हम लोग ये ना बात कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं, हम लोग आइए समझते हैं। यहां ले लिए प्योर लिक्विड और ये ले लिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या? लिक्विड प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और यहां ले लिए प्योर लिक्विड, ठीक है। ये चीज आपका है। और अब समझिए, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ये चीज कहां ज्यादा होगा? जहां ये चीज छोटा होगा। चूंकि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दोनों जगह क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों जगह लिक्विड क्या है? सेम है। लिक्विड सेम होने से क्या हो गया? क्योंकि दोनों लिक्विड के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों जगह क्या है?
सेम है। तो चूंकि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच है उतना ही यहां भी है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम, तो ये चीज आपका सेम। तो अब जहां ये कम वहां ये ज्यादा, और जहां ये ज्यादा वहां ये कम, और ये कहां ज्यादा और ये कहां कम ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। लेकिन फिर से ये हम लोग देख लेते हैं। तो इधर से इधर जाने पे इंट्रॉपी बढ़ रहा है, ये दिखा दिए इंट्रॉपी वेपर का है, ये हम लोग दिखा दिए इंट्रॉपी किसका, ये इंट्रॉपी दिखा दिए प्योर लिक्विड का। यही प्योर लिक्विड जो हमारे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और अब ये इंट्रॉपी दिखा दिए किसका, सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का, यानी इसी प्योर लिक्विड का। कब, जब ये सॉल्यूशन में काम कर रहा है तब है। तो सॉल्वेंट का इंट्रॉपी जब वो सॉल्यूशन के रूप में आ गया, यह प्योर लिक्विड जब सॉल्यूशन में यूज होने लगा तो उसका इंट्रॉपी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यहां इंट्रॉपी चेंज इतना है और यहां इंट्रॉपी चेंज इतना है। तो जब प्योर लिक्विड वेपर में बदलेगा तो इंट्रॉपी चेंज ज्यादा होगा, और सॉल्वेंट जब वेपर में बदलेगा तो इंट्रॉपी चेंज कम होगा। और तब हम लोग क्या पढ़े कि T इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन बाई डेल्टा S वेपोराइजेशन। ये चीज हम बार बार कर रहे हैं कि प्योर लिक्विड के केस में भी और वही लिक्विड जब सॉल्यूशन में है उस केस में भी ये सेम है। तो अब ये चीज जहां छोटा वो यहां बड़ा, तो ये चीज छोटा कब है, तो देख रहे हैं जब सॉल्वेंट आपका वेपर में बदल रहा है, यानी सॉल्यूशन वाला जब लिक्विड वेपर में बदल रहा है तो ये चीज छोटा है, तो ये चीज जब छोटा तो ये आपका बड़ा। तो क्या देख रहे हैं कि जब वही सॉल्वेंट सॉल्यूशन के रूप में यूज होने लगा, सॉल्यूशन में यूज होने लगा, तो क्या देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और जब प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड रहेगा तो क्या देख रहे हैं कि ये चीज आपका बड़ा है। तो अगर ये बड़ा तो ये चीज क्या हो जाएगा, छोटा। यानी अगर कोई प्योर लिक्विड लीजिएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वही प्योर लिक्विड जब सॉल्यूशन के रूप में काम करने लगेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की मदद से समझे कि आखिर कैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है देखा गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग किससे दिखा है, डेल्टा टीवी से, ये किसके बराबर है, टीवी माइनस टीवी नॉट के। हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा टीवी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के, है ना। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ही ज्यादा होते चल जाएगा। हम लोग मोलालिटी ही क्यों लिए, मोलारिटी क्यों नहीं लिए? मोलारिटी इसलिए नहीं लिए क्योंकि मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जिसका मान अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, जबकि मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बदल रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसलिए तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएं हम लोग तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर के बी
इंटू एम, है ना। केबी को हम लोग कहते हैं, केबी एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हम लोग और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि ब्यूलियो एस्कोपिक कांस्टेंट, ब्यूलियो एस्कोपिक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का मान सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अर्थात सॉल्वेंट बदलेंगे तो केबी बदल जाएगा, लेकिन अगर सॉल्वेंट एक ही रखे हुए हैं और उसमें अलग अलग तरह का सॉल्यूट यूज कर रहे हैं तो केबी के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब अगला बात, इसका वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू बाद में आएंगे, पहले इसका यूनिट देख लें। यूनिट इसका क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं केबी बराबर डेल्टा टीबी बाई एम। डेल्टा टीबी टेम्परेचर ही ना है और एम मोलालिटी हो गया, तो आप लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस पर मोलल। आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसको ले लिए केल्विन, और मोलालिटी क्या होता है, मोल पर केजी, है ना, मोल पर केजी। तो ये केजी ऊपर चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ये इसका यूनिट होता है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी का मान अलग अलग होता है ना। जैसे आइए हम लोग वाटर के लिए इसका मान निकालें, है ना। ये जो लिखेंगे वो एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। जैसे हम लोग क्या देखे, डेल्टा टीबी यानी डेल्टा टी माने टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर हो गया केबी इंटू एम। ठीक है, अब मान लिया जाए आप 1 केजी वाटर लीजिए, 1 केजी ऑफ वाटर लीजिए। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आप जानते ही हैं, शुद्ध वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखे कि होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 1 केजी वाटर में 1 मोल नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर दीजिए, है ना। नॉन वोलाटाइल जो वेपर में न जाए, और अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हम लोग यूज कर रहे हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मतलब क्या, वैसा सॉल्यूट जो पानी में जाकर के आयन में डिसोसिएट ना हो जाए, तो अभी वैसा सॉल्यूट लेना है। जैसे मान लिया इसमें 1 मोल यूरिया डाल दिए, या 1 मोल मान लेते ग्लूकोज डाल दिए, है ना, तो कोई 1 मोल सॉल्यूट डाल दीजिए, तो 1 मोल मान लेते इसका ग्लूकोज डाल दिए। ठीक है, अब तब इसका मोलिटी कितना हो गया, इसका मोलिटी हो गया 1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1/1, तो मोलिटी 1 हो गया। और अब एक्सपेरिमेंटली हम लोग जब इसका टीवी मेजर करते हैं तो ये आता है 100.51 डिग्री सेल्सियस। तब इस फॉर्मूला में अगर पुट करें तो 100.51 माइनस 100 बराबर केबी इंटू 1, तो केबी कितना आ गया 0.51। यूनिट रखें केल्विन केजी पर मोल, तो केबी वाटर के लिए आपका 0.51 है। तो केबी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, केबी को सीधा से डिफाइन करना है, सीधा से यह समझना है कि केबी है क्या, केबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कब, जब 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट ऐड करते हो तब, यानी 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट ऐड करने से जितना से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को ही हम लोग केबी कहते हैं, है ना। जो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, जो सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है।
सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब चूंकि अलग अलग केवी का वैल्यू अलग अलग होता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, सबका याद रखना कोई जरूरी नहीं है। आप वाटर का याद रखें और एक बेंजीन का याद रखें। केवी बेंजीन का जो होता है वो होता है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये चाहिए आपका है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको आप कई एक सारे रूप में तोड़ सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको क्या डाटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से इसको कई एक रूप में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। जैसे कि ये आपका मान लिया दिया हुआ है टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर केबी और मोलालिटी को क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट या मास जो लिखिए ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अतः इसको ये भी लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर केबी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट इन वेट, सॉल्वेंट चाहिए हम लोग को केजी में, इसको लिख दिए वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और तब ये इस रूप में आ जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर केबी इंटू डब्ल्यू बाई ये मोलर मास सॉल्यूट का इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये सॉल्वेंट का वेट ग्राम में। इस इक्वेशन में 1 2 3 4 5 6 अननोन है, कोई भी आपको 5 अननोन देगा, छठा अननोन आपसे जानने का प्रयास करेगा, है ना। अब टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर केबी और वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मिलीलीटर में, और डेंसिटी ऑफ का सॉल्वेंट का ग्राम पर मिलीलीटर में। तो तरह से ये वॉल्यूम है सॉल्यूट का मिलीलीटर में और ये डेंसिटी है सॉल्यूट का ग्राम पर मिलीलीटर में। तो इस तरीका से अब इसमें अननोन का संख्या बढ़ गया। क्वेश्चन आपको देगा, आप देखिएगा, है ना, हम लोग क्वेश्चन इस पर करके देखेंगे आगे। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक और चीज, केबी को कभी कभी आपको निकालने के लिए दे देगा, तो केबी को निकालने के लिए हम लोग 2 फॉर्मूला यूज करते हैं, उन दोनों को आप याद रखेंगे कि केबी इज इक्वल टू होता है आर टी स्क्वायर बाई 1000 एच बी, या केबी होता है एम आर टी स्क्वायर बटा 1000 एच वी, है ना। आर जो है ये है आपका मोलर गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, हम लोग ये यूज करेंगे। और टी जो है, टी बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का कौन सा यूनिट में, केल्विन में, ठीक है। ये एच बी दोनों जगह है हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना। लेकिन यहां पे इसका जो यूनिट लेंगे वो जूल पर ग्राम
या कैलोरी पर ग्राम लेंगे। यानी यहाँ HV है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम, ऐसा कर सकते हैं आप। यहां पे लेकिन यूनिट लेंगे तो लेंगे जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल, ऐसा यूनिट लेंगे। और ये जो m है, ये m आपका क्या है, यहाँ पे m जो है ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन ऐसा लगे कम देता है, लेकिन कभी आपको दे देगा डाटा और कहे कि फलना दिए हुए लिक्विड के लिए आप Kb का वैल्यू निकालिए, है ना। तो इस तरीका से आप Kb का मान निकाल सकते हैं, है नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।